नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रिकेटी इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि यदि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एमएससी जैसे अपन बीएससी में पढ़ रहे थे तो बीएससी में भी कई अलग अलग तरीके थे, वैसे ही एमएससी में भी कई अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको 4-5 तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसको सॉल्व करना बताऊँगा। यदि हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपको कंडीशन दे रखी हो, इस रूप में आपको कोई भी कंडीशन दे रखी है, ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कंडीशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। इस रूप में आपको कोई भी कंडीशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहला मेथड है नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल। पहले आप नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करोगे, फिर उसका देखोगे कि इक्वल में 0 आ जाएगा तो वो इंटीग्रेबल है, और इक्वल में 0 नहीं आएगा तो वो इंटीग्रेबल नहीं है। तो ये आपको इक्वेशन इस टाइप से आपको दे रखी होगी और आपको इस तरह से एक सारणिक बनानी है, और सारणिक ये आपको याद रखनी होगी। यदि आपको याद नहीं है तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो मैं समझा लेता हूँ आपको। जैसे इस तरह से एक सारणी बनेगी, पी क्यू आर के मान यहाँ पे लिखोगे, पी क्यू आर के मान यहाँ पे लिखोगे, और फिर इसका जो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो नीचे लाइन में आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमें पी क्यू और आर के मान निकालने होंगे। हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसके पी क्यू और आर के मान निकालो, उसका डिफ्रेंशिएशन करो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो। यदि वो 0 के बराबर होता है तो वो इंटीग्रेबल है, 0 के बराबर नहीं होता है तो वो इंटीग्रेबल नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको जैसे इक्वेशन तो दे रखी हो तो आपको याद क्या रखना है, आपको ओनली फॉर ये याद रखना है। ओनली फॉर आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि नेसेसरी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है। पी क्यू आर के मान ऐसे सारणिक रूप में आप लिखोगे, फिर पी क्यू आर के मान, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। अब हमें पी का मान निकालना है। आपको एग्जाम में कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आपको ओनली फॉर ये याद रखना है, ये इतना है। आपको ये लाइन आपको याद है तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। हमें पी का मान निकालना है तो पी का मान कैसे निकालोगे, ये पी है तो पी का मान निकालना है तो इस रो को और इस कॉलम को ये छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम। हमें पी का मान निकालना है तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करवा लो, डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, तो ये आ गया। प्लस अब क्यू का मान निकालना है तो क्यू, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करवाओ, आर का इसके सापेक्ष मल्टीप्लाई करवाओ, डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस का माइनस और डेल पी अपॉन डेल जेड, तो ये आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड, तो ये आ गया। अब हमें आर का मान निकालना है तो प्लस आर लिखेंगे। आर का मान निकालना है कैसे करेंगे, ये रो और ये कॉलम इसको छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करवा लो और इसका इससे मल्टीप्लाई करवा लो, डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो ये आ गया। तो हमें पी का मान निकालना है तो इसको और इसको छिपा दो, इसको और इसको छिपा दो तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। प्लस आप क्यू का मान निकालना है तो इसको और इसको छोड़ दो और इनका मल्टीप्लाई करवा लो, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड। प्लस अब आर का निकालना है तो कैसे करोगे, प्लस आर का तो ये रो छोड़ दोगे और ये कॉलम छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और इक्वल में 0। अब इक्वल में 0 आ जाएगा तो ये कंडीशन कैसी है, इंटीग्रेबल है, और इक्वल में 0 नहीं आएगा तो ये जो कंडीशन आपको दे रखी है वो इंटीग्रेबल नहीं होगी। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ये हम देखेंगे। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो सवाल देखो। ये सवाल मैं क्या पहले सवाल को लिखता था और फिर सॉल्व करके बताता था, उसमें क्या समय ज़्यादा लगता था, क्योंकि आप सवाल को किताब में से देख के लिखो और फिर इसको सॉल्व करो तो एक क्लास में जैसे 1 घंटे की क्लास हो जाती थी, इसमें 1-2 सवाल ही हो पाते थे। इसलिए मैं सवाल को पहले से करके लाया ताकि आपको यहाँ पे समझाना ही रहे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे, सवाल को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको इस तरह से एक इक्वेशन दे रखी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको इस तरह से एक इक्वेशन दे रखी होगी, सोल्व 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। इस रूप में आपको एक कंडीशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको कोई भी इक्वेशन मान लेके मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 मानी है इसको, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन को या तो पहले लिख लो या फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ये
अब मैंने आपको क्या बताया था, जो कंडीशन दे रखी होगी वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इस रूप में आपको दे रखी होगी। तो ये पूरा किसका मान है, पी का मान है, और ये क्यू का मान है, और ये आर का मान है। तो हमें जो कंडीशन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो आप ये लिखोगे कि वी नो डेट कंडीशन अस, हम जानते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है। अब कंपेयर करवाओ, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब इसको कंपेयर करवाओ बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंपेयर, हम कंपेयर करवा रहे हैं। पी का मान क्या है, पी का मान 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1, ये पी का मान है, तो ये पी का मान लिख लिया। अब क्यू का मान क्या है, यहाँ पे क्यू डी वाई, तो क्यू डी वाई, तो यहाँ पे क्यू का मान 1 है, तो क्यू का मान 1। अब आर का मान कौन सा है, आर का मान, आर का कंपेयर करवाओ, आर इक्वल टू 2z, तो आर का मान 2z है, तो ये पी क्यू और आर के मान हमने लिख लिया। अब हमने क्या बताया था आपको ये याद होना चाहिए, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में सभी के मान रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है और मान रखना है। पी का मान, तो पी का मान एज इट इज रखो, जैसे ये देखो जो पी का मान है, तो पी का मान क्या है, ये रहा, तो ये एज इट इज रख लोगे। क्यू का जेड के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्यू का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू का मान जेड के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो 0 आ जाएगा। अब आर का वाई के सापेक्ष, तो आर का वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 2z का वाई के सापेक्ष, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू और आर और क्यू आर, पी क्यू आर का डिफ्रेंशिएशन भी आपको करना है, तो फिर वहाँ पे डिप्रेशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, देखो आगे देखिए। अब मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, तो ये आपको याद होगी तब आप लिख पाओगे, यदि आपको याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। ये मैंने बताया था आपको, पी हम क्या नेसेसरी कंडीशन क्या जानते हैं, पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। अब पी का मान, तो पी का मान एज इट इज रख लिया। अब क्यू का जेड के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करोगे, तो वहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि क्यू का आर के सापेक्ष, तो क्यू इक्वल टू 1 था, तो जेड के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करोगे 0 आएगा, तो 0। अब आर का मान क्या था, आर का मान 2z था, आर का मान 2z था, तो आर का वाई के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करोगे तो वो भी 0 आएगा, तो 0 माइनस 0 आ गया। प्लस का प्लस एज इट इज, क्यू का मान 1 और आर का x के सापेक्ष, तो आर का x के सापेक्ष, तो आर की वैल्यू क्या थी, 2z थी, तो 2z का x के सापेक्ष तो 0 आएगा, तो 0। p का z के सापेक्ष, तो p की वैल्यू ये रही, इसका z के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करो, तो z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2 2 की 4 और 4xz, तो ये 4xz, ये P का Z के सापेक्ष डिप्रेशिएशन, तो 4xz, तो ये यहाँ पे लिख लिया। अब R की वैल्यू कितनी है, 2z, तो 2z लिख लिया। अब P का Y के सापेक्ष, ये P की वैल्यू है, Y के सापेक्ष डिप्रेशिएशन, तो 2x हो जाएगा, तो ये 2x का 2x। Q का x के सापेक्ष, तो Q की वैल्यू 1 है, इसका x के सापेक्ष तो 0 आ जाएगा, तो 0 ये आ गया। अब ये तो 0 में से 0 माइनस किया, तो 0 0 का गुणा करवाओगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये तो 0 और ये माइनस 4xz, तो माइनस 4xz, यहाँ पे 4xz, तो 4xz, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, यदि इक्वल में 0 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें आगे क्या करना है, हमें आगे यह करना है कि जो आपको कंडीशन दे रखी है, जो आपको कंडीशन दे रखी है वो वापस लिख लेने। तो हमें क्या कंडीशन दे रखी थी, हमें इक्वेशन दे रखी थी, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी, सोल्व 2x², ये इक्वेशन दे रखी थी, वो एज इट इज लिख लो। तो अब ये मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख ली, ये गिवन इक्वेशन, गिवन कंडीशन ऑफ इंट्रीजिबल, तो ये इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख ली। अब लिख लिया, अब यहाँ पे 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, 2x कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे zx² बचा, dx का dx एज इट इज, ये एज इट इज लिख लिया, जो बचा है वो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z², तो मैं x प्लस वाई प्लस z² का पूरे में भाग दे दूँ, चलो मैं पूरे में भाग दे देता हूँ। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z² का भाग दे दूंगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x और dx,
ये बचेगा तो 2x ds एज इट इज लिख लिया, प्लस इस पूरे में भी x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का भाग देना है, तो यहाँ पे भी दूंगा, यहाँ पे भी भाग दे दूंगा और यहाँ पे भी भाग दे दूंगा, तो मैं कंबाइन रूप से लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें सभी में ये x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का हमें भाग देना है। अब हमें क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करो। ये टू कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, x dx का इंटीग्रेशन कर लो और इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x की पावर वन है तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये थोड़ी बड़ी कंडीशन है, तो हम इसको क्या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, तो इसको मैं t मान लेता हूँ, तो इस कंडीशन को मैं t मान लेता हूँ, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू t मैंने मान लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, x का dx हो जाएगा, y का dy हो जाएगा और z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस वन, ये डिफ्रेंशिएशन होता है, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस वन, तो 2 आगे आ जाएगा 2z और 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 2z dz आ जाएगा, प्लस t का डिफ्रेंशिएशन dt। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर दिख रही है, तो ये t के बराबर, तो यहाँ पे मैं t रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं dt रख लेता हूँ, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे x 2 का 2 एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करो ना, इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन, ये वैल्यू यहाँ पे रख लो, यहाँ पे मैंने dt रख लिया और यहाँ पे t रख लिया, क्योंकि ये वैल्यू t के बराबर है तो यहाँ पे मैंने t रख लिया और ये वैल्यू dt के बराबर है तो यहाँ पे मैंने dt रख लिया, तो dt बाई t आ जाएगा। अब आगे देखो x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचा तो x स्क्वायर, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1 अपॉन x का log x होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, तो यहाँ पे log t प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी c इक्वल टू 0। अब हमें यही तो चाहिए था, आप t की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख लो, t की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2t है, तो ये t की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, तो t की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर रख लिया प्लस c, तो ये हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई, तो ये हमारा आंसर है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखो, आगे कंडीशन देखो, अब ये आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, अब इसको आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन दे रखी है dx प्लस dy प्लस एक्स प्लस वाई dz इक्वल टू 0, सॉल्व इट करके आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम एक कंडीशन जानते हैं कि पी हमें ये कंडीशन कैसी दिख रही है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, ये डी एक्स है, ये डी वाई है और ये डी जेड है, और हम कंडीशन जानते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है। तो हम कंपेयर करवा लो, पी का मान क्या है, पी का मान यहाँ पे 1 है तो 1, क्यू का मान क्या है, क्यू का मान 1 है तो 1, आर का मान क्या है, एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई रख लिया, ये आर का मान है। अब हम नेसेसरी कंडीशन क्या जानते हैं, हम नेसेसरी कंडीशन हम जानते हैं कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, यदि आपको नेसेसरी कंडीशन याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। यदि कोई स्टूडेंट बीच में आके क्लास देखता है तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ये बेसिक है वो मैंने पहले बता दिया है। यदि आप पहले क्लास नहीं देखोगे, डायरेक्ट सवालों पे चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन कैसे निकालते वो भी मैंने पहले शुरुआत में बता दिया है। तो आप नेसेसरी कंडीशन या तो निकालना जाने या फिर आपको याद रखना है, तो याद रखो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर निकालना भी आपको आ जाए तो साड़ी बना के निकाल लो, ये भी ज़्यादा बेहतर है। अब नेसेसरी कंडीशन हम जानते हैं पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल की एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, यह नेसेसरी कंडीशन होती है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अब क्या करना है, अब P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 1 है तो 1 रख लो, Q का Z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, Q का Z के सापेक्ष तो 0 तो 0, R का Y के सापेक्ष, R का Y के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो 1 प्लस Q की वैल्यू 1 का 1 रख लो, R का X के सापेक्ष, R का X के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 तो 1 लिख लिया, माइनस का माइनस P का Z के सापेक्ष, P का Z के सापेक्ष, P का Z के सापेक्ष तो 0 आ गया, प्लस R की वैल्यू x प्लस वाई तो x प्लस वाई लिख लिया, P का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन,
पी का वाई के सापेक्ष जीरो तो जीरो, माइनस पी का एक्स के सापेक्ष, पी का एक्स के सापेक्ष भी जीरो आ जाएगा तो जीरो लिख लिया, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लो, ये जीरो आ जाएगा, ये -1 तो -1 प्लस 1 का 1 के सापेक्ष 1 का 1 से गुणा करवाओगे तो 1 और ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई का यहाँ पे जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल में जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या इक्वल में जीरो आ रहा है तो ये कैसी है, ये क्या हो जाएगी, ये इंट्रीजिबल कंडीशन है, ये इंट्रीजिबल कंडीशन है। इक्वल में जीरो आ जाएगा तो इंट्रीजिबल है, और इक्वल में जीरो नहीं आएगा तो इंट्रीजिबल नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको जीरो के बराबर मान लो, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको जीरो के बराबर मान लो। हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था dx प्लस डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड इक्वल टू जीरो, तो हम इसको अब जीरो के बराबर रख लेते हैं। तो हमें जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसको जीरो के बराबर मान लेनी है, तो हमें गिवन कंडीशन ये दे रखी है उसको जीरो के बराबर मान लिया। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, तो मैं एक्स प्लस वाई का पूरी इक्वेशन में भाग दे देता हूँ, एक्स प्लस वाई का पूरी इक्वेशन में भाग दे देता हूँ। इसमें एक्स प्लस वाई का भाग दे दो, इसमें एक्स प्लस वाई का भाग दे दो, और इसमें एक्स प्लस वाई का भाग दे दो, तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी जेड बचेगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करवा लो, इंटीग्रेशन करवा लो इसका। देखो आपको समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल आसान वे में समझा रहा हूँ, इससे आसान वे तो कहीं और नहीं मिल सकता। आप किताबों में देखोगे तो किताबों में और भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए आप रेगुलर क्लास को देखते रहे। ये इसका इंटीग्रेशन करवा लो तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, और इसका भी इंटीग्रेशन कर लो। अब ये देखो x प्लस वाई है तो इसको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, हमने t के बराबर माना है तो t के बराबर मान लो। अब इसका t के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करोगे, x का डिप्रेशिएशन dx हो जाएगा, y का डिप्रेशिएशन dy हो जाएगा, और t का dt हो जाएगा। अब यहाँ पे dx प्लस dy और यहाँ पे मैं dt लिख लूँ तो यहाँ पे मैंने dt लिख लिया, यहाँ पे मैं t लिख लूँ, ये x प्लस वाई t के बराबर है तो यहाँ पे मैंने t लिख लिया। अब z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, तो z और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, तो यहाँ पे log t हो गया, यहाँ पे z का z एज इट इज, c का c एज इट इज। अब log t है, t की वैल्यू कितनी x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई लिख लो, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, और यही हमें सोल्व करना था, यही आपका आंसर है। अब आगे देखो, थोड़ा और सवाल देख लेते हैं। यदि मैं आपको जैसे यहाँ पे आपको सवाल को जैसे किताब में देख के सवाल को पहले उतारता फिर इसको सॉल्यूशन करता तो उसमें समय ज़्यादा वेस्टेज होता, और आप पे यहाँ पे मुझे लिखने में भी पहले किताब को देखना पड़ता, फिर उसको सवाल को उतारना पड़ता, फिर मैं उसको करवाता, तो 1-2 सवाल ही हो पाता, इसलिए मैं इस सवालों को पहले से लिख के फिर लाया हूँ ताकि आपके लिए समझाना ही रहे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी इक्वेशन जैसे दे रखी होगी एग्जाम में, इस तरह से इक्वेशन दे रखी होगी, आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, हम ये आप वी नो डेट यू करके आप लिखोगे, वी नो डेट कंडीशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो, ये वी नो डेट यू करके आपको लिख लेनी है। प्लस अब कंपेयर करवा लो, इसको कोई भी इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, फिर आप लिख लो कि कंपेयर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख लो, फिर कंपेयर करवा लो। पी का मान किसके बराबर, पी का मान वाई जेड प्लस लॉग जेड के बराबर है, पी का मान वाई जेड प्लस लॉग जेड के बराबर है, ये लिख लिया। क्यू का मान माइनस जेड एक्स प्लस लॉग जेड के बराबर है, तो क्यू का मान माइनस जेड एक्स लॉग जेड लिख लिया। अब आर का मान एक्स वाई के बराबर है, तो आर का मान एक्स वाई लिख लिया। अब पी क्यू और आर के मान हमने लिख लिया। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नेसेसरी कंडीशन पे आती है, बाकी तो कुछ नहीं करना है, बाकी तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको नेसेसरी कंडीशन याद नहीं होगी तो सवाल नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अब नेसेसरी कंडीशन देखो, नेसेसरी कंडीशन हम जानते हैं कि क्या होती है, पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू कौन सी है, पी की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू वाई जेड लॉग जेड है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब हमें क्यू का ये p की वैल्यू वाई जेड लॉग जेड, तो ये लिख ली। q का z के सापेक्ष, q का z के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, q का z के सापेक्ष,
तो जेड के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स log जेड बचेगा। तो यहाँ पे क्यू का जेड के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करोगे तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स log जेड बचेगा। तो माइनस एक्स log जेड लिख लिया, माइनस का माइनस माइनस का माइनस 2 मिनट क्यू का जेड के सापेक्ष डिप्रेशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा, हम u इंटू वी से कर ले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u इंटू वी से कर लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो log z को एज इट इज रखो, इसका डिप्रेशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स, फिर माइनस, अब यहाँ पे log z का डिप्रेशिएशन करेंगे और ये एज इट इज रहेगा, ये एक्स माइनस जेड एक्स log z। 2 मिनट वेट करना। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको u इंटू वी से डिप्रेशिएशन करना है। पहले हमने किया कि ये log z को एज इट इज रहने दिया, एक्स ये किया तो माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस एक्स log z, तो माइनस एक्स log z हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसका करेंगे तो ये माइनस एक्स बचेगा। हाँ देखो, अब देखो हमें u इंटू वी से डिप्रेशिएशन करना है, तो u इंटू वी इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपको क्या करना है कि log z को एज इट इज रहने दो, इसका करो तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स log z हो गया। अब यहाँ पे इसका डिप्रेशिएशन कर लो, log z इज ये कैसे कर लिया, 2 मिनट, ये p की वैल्यू रख लिया yz log z, तो p का yz log z। अब q का z के सापेक्ष, तो q का z के सापेक्ष करोगे तो माइनस एक्स log z, और ये माइनस एक्स, इसका डिप्रेशिएशन तो ये माइनस एक्स log z, और ये क्या रहोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस, अब आर का वाई के सापेक्ष, तो आर का वाई के सापेक्ष तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। क्यू की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू माइनस जेड एक्स log z, तो माइनस जेड एक्स log z। आर का एक्स के सापेक्ष, तो आर का एक्स के सापेक्ष वाई हो जाएगा, तो ये वाई आ गया। पी का जेड के सापेक्ष, तो पी का जेड के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई log z हो जाएगा, और इसका करोगे तो माइनस वाई हो जाएगा। u इंटू वी से करो। अब आपको समझ में आया, देखो p का तो p की वैल्यू एज इट इज रख लेनी है। अब इसको u इंटू वी से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, q का z के सापेक्ष करोगे, q का z के सापेक्ष माइनस एक्स log z हो जाएगा। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब r का y के सापेक्ष, r का y के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डिप्रेशिएशन, प्लस q की वैल्यू रखो, q की वैल्यू माइनस जेड एक्स log z, तो माइनस जेड एक्स log z। r का x के सापेक्ष, तो इसका x के सापेक्ष करोगे तो y बचेगा, तो y लिख लिया। माइनस का माइनस p का z के सापेक्ष, p का z के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, z के सापेक्ष, तो y log z हो जाएगा, तो y log z, और माइनस, अब यहाँ पे z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस y बचेगा, तो माइनस y लिख लिया। अब r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू एक्स वाई, तो एक्स वाई का एक्स वाई लिख लिया। p का y के सापेक्ष, तो p का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, z log z हो जाएगा, तो z log z लिख लिया। माइनस q का x के सापेक्ष, तो q का x के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस z log z, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस z log z आ जाएगा, प्लस z log z आ गया। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड log z, तो माइनस एक्स वाई जेड log z, तो माइनस एक्स वाई जेड log z, और ये log z, और माइनस 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 2x, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 2x, और वाई जेड log z, माइनस 2x वाई जेड log z, माइनस, अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई जेड और log z, तो एक्स वाई जेड log z और log z। अब इसको z log z और z log z, तो क्या हो जाएगा, 2z log z हो जाएगा, 2z log z, 2
एक्स वाई जेड log z, तो ये क्या हो जाएगा 2xyz log z, तो यहाँ पे 2xyz log z आ जाएगा। तो ये प्लस का 2xyz log z और ये माइनस का 2xyz log z ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का xyz log z और प्लस का xyz log z ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल में हमें क्या जीरो मिल गया, तो जीरो मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रीजिबल है, जीरो में जीरो आ गया क्योंकि कंडीशन पूरी जीरो आ गई, तो जीरो है तो वो कंडीशन क्या है, इंट्रीजिबल है। तो इंट्रीजिबल है तो हम जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको जीरो के बराबर रख लेना है। तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है वाई जेड log z dx माइनस जेड एक्स log z dy प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो के बराबर हमें रख लेना है। तो हमने ये जीरो के बराबर रख लिया, तो हमें कंडीशन ये दे रखी थी, ये इक्वेशन दे रखी थी, हमने जीरो के बराबर रख लिया। अब एक्स यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो हम एक्स वाई जेड और log z यहाँ पे log z यहाँ पे और यहाँ पे log z नहीं है, तो हम एक्स वाई जेड log z का पूरी इक्वेशन में भाग दे देते। तो हम एक्स वाई जेड log z का भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, log z भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे dx बचा और नीचे x बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपॉन x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे z और x कैंसिल आउट हो जाएगा, z और x, तो यहाँ पे y बचेगा, तो y एज इट इज नीचे लिख लिया, log z से log z कैंसिल, dy का dy ऊपर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे dz का dz एज इट इज लिख लो, और यहाँ पे z log z नीचे आ जाएगा, तो z log z नीचे आ गया इक्वल टू जीरो। अब हमें इसका क्या इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन कर लिया, सबके आगे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पे z log z है, z log z को हमने, ये z है तो डी जेड अपॉन ये डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड, तो इस log z को हम क्या t मान लेते हैं, तो ये हमने t माना। अब इसका इंटीग्रेशन ये डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, log z का क्या होता है 1 अपॉन z और z का dz हो जाता है और t का dt हो जाता है। इसका log z का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log z का 1 अपॉन z और z का डिफ्रेंशिएशन dz और t का dt हो जाता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का log x, 1 अपॉन वाई का log y और 1 अपॉन जेड का 1 अपॉन जेड, ये क्या हो जाएगा, ये z log z, तो z log z, तो log z को मैंने क्या माना, log z को मैंने t माना, ये z log z पूरे को हमने t माना, z log z को पूरा क्या हमने t माना, z log z को हमने t माना, तो इस z log z की जगह आपको पूरा t लिख लेना है। और अरे 2 मिनट, हमने log z को मैंने t माना है, तो हमने log z को t माना है, तो इस log z की जगह तो मैं t लिख लेता हूँ। ये 1/z और dz, तो 1/z और dz की जगह हमने dt लिखना है, तो हमने dt लिख लिया। अब ये log x है माइनस log y प्लस यहाँ पे dt अपॉन t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t का क्या होता है log t हो जाता है। तो यहाँ पे हम log t प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी c मान लेंगे, या फिर log c मान लो, बात तो एक ही है, c मानो या log c मानो। तो हम यहाँ पे log x आ जाएगा माइनस log y, यहाँ पे log t प्लस log c आ जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं log x प्लस माइनस log y प्लस log t प्लस c, t की वैल्यू हमने t किसके बराबर माना था, हमने log z के बराबर माना था, तो हम t की जगह log z वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने t की वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ तक ये सॉल्व करो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो और आगे सॉल्व करो, यहाँ तक भी आंसर राइट है। अब आगे भी सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, log x का log x, अब हमें क्या, ये माइनस का log y है और ये c को भी हम log c लिख लेते हैं, तो c को मैं log c लिख लेता हूँ, ये और ये माइनस का है तो इधर भेज लेता हूँ तो मैं प्लस का हो जाएगा, तो log y को मैं उधर भेज लेता हूँ तो ये log प्लस का हो जाएगा और ये log c में लिख लेता हूँ, तो ये log z और प्लस log c हो जाएगा। अब log a प्लस log b प्लस log c कितना होता है, log a b c होता है, तो log a की वैल्यू x, b की वैल्यू log z और c की वैल्यू c, तो x c log z ये लिख लिया, और इक्वल में log y, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, xc log z आ जाएगी, xc log z, तो ये भी आपका आंसर ही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते।
चलो कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। देखो ये देखिए, जेड डी जेड प्लस एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू, ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब तो मैं आपको मोटे तौर पे समझा लेता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। अब ये देखिए, ये आपको दे रखा है, तो हम इसको देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा दे रखा है। डी जेड पहले दे रखा है, डी एक्स बाद में दे रखा है, डी वाई लास्ट में दे रखा है। तो आपको पहले तो कंडीशन किस तरह से होती है उसको बराबर लिखना है। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर वाई की, फिर डी जेड की वैल्यू, क्योंकि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड ऐसे होता है। तो पहले डी एक्स की वैल्यू पहले लिख लो, इस वैल्यू को पहले जमा लो, फिर इस वैल्यू को लिखो और फिर जेड की वैल्यू को लिखो। ऐसे कंडीशन जैसे होती है वैसे लिखो। एक्स की वैल्यू पहले लिखो, वाई की वैल्यू बाद में लिखो और जेड की वैल्यू सबसे लास्ट में। तो ये वैल्यू मैंने जमा ली है, तो पहले आपको जमाना है, फिर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई आर डी जेड ये इस के बराबर, ये पी डी एक्स प्लस आर क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड ये आप जानते हो। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, फिर कंपेयर करवा लो। पी की वैल्यू एक्स माइनस वाई और क्यू की वैल्यू ये रख लो, तो क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी और आर की वैल्यू ये जेड आ जाएगा। तो ये मैंने रख लिया। अब आपको नेसेसरी कंडीशन ये याद हो जानी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। अब p की वैल्यू क्या होती है, तो p की वैल्यू ये x माइनस ए है, तो x माइनस ए लिख लिया। अब q की वैल्यू, अब q का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो q का z के सापेक्ष, तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 आगे लिख लिया। और x की पावर n माइनस 1, 1/2 में 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -1/2, तो -1/2 लिख लेना है। अब z के सापेक्ष करना है, तो 2z, तो ये z के सापेक्ष, अब z स्क्वायर का करना है, तो ये क्या हो जाएगा -2z, तो ये 2z, तो 2z आगे आ जाएगा, 2z आगे आ जाएगा। और माइनस r का y के सापेक्ष, तो r का y के सापेक्ष 0 प्लस q की वैल्यू, तो q की वैल्यू ये है, तो ये मैंने लिख ली। अब r का x के सापेक्ष, तो r का x के सापेक्ष 0 आ जाएगा, माइनस p का z के सापेक्ष, p का z के सापेक्ष 0 प्लस r की वैल्यू z है, z लिख लिया। p का y के सापेक्ष, p का y के सापेक्ष 0, तो p का y के सापेक्ष, तो p का y के सापेक्ष तो 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस का, ये ऐसे कैसे कर लिया, p का y के सापेक्ष तो 0, तो p के y के सापेक्ष तो 0 माइनस q का x के सापेक्ष, तो q का x के सापेक्ष क्या आ जाएगा, q का x के सापेक्ष करोगे तो x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। और ये कंडीशन लिख ली। जैसे आधे में से एक गया तो -1/2 बचा, तो -1/2 लिख लिया। अब हमें x के सापेक्ष करना है, तो अब इसका करो, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, तो x माइनस 1, 2x माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगा, तो 2x की पावर x माइनस 1 की पावर 1, तो 1 लिख लिया। और x की पावर, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का माइनस एज इट इज आ गया। हाँ, और अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि 2z, ये माइनस का 2z आ जाएगा, माइनस का 2z। अब ये माइनस का 2z और ये माइनस का 2z और ये एच स्क्वायर प्लस ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तो 0 आ जाएगा, ये इसका 0 के सापेक्ष गुणा करवाओ तो ये 0 आ जाएगा। अब इसका करवाओ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर -1/2, और ये एज इट इज कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये -2x और माइनस का 2a, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये 2 से ये, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कंडीशन ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 में मल्टीप्लाई, ये 0 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 आ जाएगा, और ये प्लस की कंडीशन और ये कंडीशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल में 0 आ जाएगा। तो इक्वल में 0 आ गई, तो ये कैसी है, इंट्रीजिबल है, इंट्रीजिबल कंडीशन है। तो ये इंट्रीजिबल है, तो हम क्या करेंगे, तो जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको 0 के बराबर मान लेंगे, तो इस कंडीशन को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। अब इसको मैं पूरी इक्वेशन में भाग दे देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैं इक्वेशन में भाग दे देता हूँ, तो मैं इस पूरे में भाग दे दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी पावर 1/2 और रूट लगा, बात तो एक ही है, तो ये इसका मैंने यहाँ पे भाग दे दिया, और ये माइनस का dy है,
तो उधर ले जाओगे तो प्लस का dy हो जाएगा, तो प्लस का dy, और यहाँ पे एच स्क्वायर इसका भाग दे देगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में dy बचेगा, तो ये dy। अब इसको मैं t के बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं t के बराबर मान लेता हूँ, तो इसको मैंने t के बराबर मानना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2h, ये तो 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 2z, और z का dz हो जाएगा, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा 2x माइनस a, और x का dx हो जाएगा, और t का dt हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लिया, ये z dz बचा, और यहाँ पे x माइनस a dx बचा, इक्वल में 0, और 2 माइनस का 2 है तो इधर भाग में भेज दो, तो माइनस dt अपॉन 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे dy का dy एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे हमने इसको t के बराबर माना है तो रूट t का रूट t आ जाएगा, और यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे z dz, और x माइनस a dx की जगह माइनस dt बाई 2 लिख लेंगे, तो माइनस dt बाई 2 रूट t इक्वल टू dy। अब इसका क्या हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो तो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, ये रूट टी, तो ये रूट टी है तो ऊपर भेज दोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस 1/2, और dt का dt एज इट इज आ जाएगा, और dy इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। अब ये माइनस 1/2 में से 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे आधा बचेगा तो t की पावर 1/2, तो यहाँ पे रूट लगा लो, तो रूट t y प्लस सी। अब t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, तो t की वैल्यू हमने ये मानी थी, ये तो ये t की वैल्यू यहाँ पे रख लो, एच स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रख लेते हैं, तो रूट एच स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस सी, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब चलो एक सवाल और कर लेते हैं, चलो देखिए, y प्लस जेड प्लस 2x dx प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस 2x dx प्लस जेड एक्स प्लस 2y dy प्लस xy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। यह हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, हम क्या जानते हैं p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0। कंपेयर करवाओ, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कंपेयर, इसको कंपेयर करवा लो। p का मान क्या ये है तो p का मान ये रख लिया, q का मान ये है तो q के बराबर ये रख लिया, और r के बराबर इसको रख लिया, तो r के बराबर इसको रख लिया, तो p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, और r की वैल्यू ये रही, p की वैल्यू ये, q की वैल्यू ये, और r की वैल्यू ये, तो इसके बराबर हमने रख ली। हम नेसेसरी कंडीशन क्या जानते हैं, हम नेसेसरी कंडीशन जानते हैं, ये हम जानते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। p की वैल्यू रख लो, p की वैल्यू वाई जेड प्लस 2x ये रख ली, q का z के सापेक्ष, q का z के सापेक्ष करोगे तो x, q का z के सापेक्ष तो x बचेगा, तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया, माइनस का माइनस, r का y के सापेक्ष, का y के सापेक्ष तो x बचेगा, तो यहाँ पे x लिख लिया, प्लस z q की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिख ली, r का x के सापेक्ष, तो r का x के सापेक्ष करोगे तो y बचेगा, तो मैंने y लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज p का z के सापेक्ष, p का z के सापेक्ष करोगे तो y बचेगा, तो y लिख लिया, प्लस r की वैल्यू ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, p का y के सापेक्ष करो, p का y के सापेक्ष तो z बचेगा, तो z लिख लिया, माइनस q का x के सापेक्ष, q का x के सापेक्ष z बचेगा, तो z लिख लिया, इक्वल में 0। एक ये प्लस का x माइनस का x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन कैसी हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जो हमें कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसको 0 के बराबर मान लो। हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर मान लेते हैं, तो चलो ये कंडीशन गिवन कंडीशन है वो 0 के बराबर मान ली। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x dx y dy z dz बचा, और ये जो दे रखा है वो एज इट इज लिख लो। अब देखिए, ये x का डिप्रेशिएशन करो किया, वाई जेड का नहीं किया, y का डिप्रेशिएशन किया, x जेड का नहीं किया, z का किया, x y का नहीं किया, तो मैं एक बात जानता हूँ कि dxyz का डिप्रेशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अब x का करोगे तो क्या हो जाएगा, एक वाई जेड एज इट इज रहेगा, x का dx हो जाएगा,
y का करोगे तब एक्स जेड एज इट इज रहेगा और y का dy हो जाएगा, z का करोगे तब एक्स वाई एज इट इज रहेगा, z का dz हो जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन, ये कंडीशन सेम है, तो इस पूरी की जगह मैं डी एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, तो मैं इस पूरी की जगह डी एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ। तो मैंने डी एक्स वाई जेड लिख लिया। फिर इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करवा लो, इसका इंटीग्रेशन करवा लो और इसका इंटीग्रेशन करवा लो। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करवा लूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू, तो यहाँ पे टू अपॉन टू हो जाएगा। इसका भी वाई की पावर टू अपॉन टू हो जाएगा, जेड की पावर भी टू अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो यह मैंने लिख लिया। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स वाई जेड का तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि डी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो अब ये टू, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको एल लघुत्तम ले लेंगे, तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा और प्लस एक्स वाई जेड और कांस्टेंट वैल्यू सी इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें कोई भी कंडीशन दे रखी है। हम जानते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 होता है, ये हम जानते हैं। कंपेयर करवा लो, पी का मान ये रहा। अब हम क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। देखो नेसेसरी कंडीशन में यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख ली है। पी का मान क्या है, पी का मान एक्स पी डी एक्स, तो पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, पी की वैल्यू ये है तो ये मैंने लिख ली। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू मैंने डी एक्स की वैल्यू लिख ली। क्यू की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू ये रही, तो ये क्यू की इसको देखो 45 मिनट का समय भी होने आ गया है, और ये मैं समझाऊँगा तो इसको 10 मिनट और लगेंगे, तो इसको मैं कल ही करवा लूँ, इसको मैं आज स्किप कर लेता हूँ और इसको मैं कल करवा लूँगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।